सारे राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो राजघाट पर पहुंच गए हैं। हमने देखा था कि एक एक करके उनके आने का सिलसिला था। सबको खादी का अंगवस्त्र देकर पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया था और अब सभी एक समूह में राजघाट पर, जहां पर गांधी जी का स्थान है, वहां पर जा रहे हैं और सब एक साथ मिलकर वहां पर श्रद्धांजलि देंगे। ये तस्वीरें आप सीधे राजघाट से देख सकते हैं। सभी जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुंच गए हैं राजघाट पर और अब इकट्ठे होकर ये सब गांधी जी की समाधि की ओर जा रहे हैं। तो बिल्कुल इसका मतलब है कि अब ये 9:30 से ज़्यादा हो गए हैं अखिलेश, तो इसका मतलब है ये सब अब साथ जाएंगे। पहले प्रधानमंत्री ने सबका स्वागत किया वहाँ पर अंगवस्त्र से, ये सब लोग एक जगह इकट्ठा रहे और फिर एक साथ जा रहे हैं। तो ये एक तस्वीर है जो इस बात को बयां कर रही है, क्योंकि शायद हम ये सोच रहे थे कि उनका स्वागत होके वो बापू की प्रतिमा पर वहाँ पर समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, लेकिन अब हम देख सकते हैं सब साथ जा रहे हैं। और शायद ये एक वो दृश्य है जब साथ आते हुए कल रात्रि भोज के बाद एक बार फिर से ये लोग साथ आए हैं। और कुछ दिन पहले अखिलेश यहाँ पर पानी किस तरह से भर गया था, हम गए थे कवर करने, और उसके बाद इसका इतना सौंदर्यकरण एकदम हुआ है। बहुत सुंदर तस्वीर आ रही है। आप देखिए, जो साफ सफाई का भी वहाँ पर खास तौर से पूरी दिल्ली का ही हमने देखा कि बहुत अच्छा इंतजाम किया गया और एक बहुत ही अच्छे विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। पूरी G20 जो लीडरशिप है वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, और हम हमेशा उनसे अपना जो है रास्ते पर चलने की प्रेरणा लेते आए हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकें। और आज पूरी दुनिया के जो शीर्ष नेता आए हैं यहाँ पर, वो उपस्थित हैं राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए। यहाँ पर बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनकी नुमाइंदगी है और ये पहली बार है कि भारत की धरती पर एक साथ ये इकट्ठा हुए हैं। और ये अपने आप में दिखा रहा है किस तरह से महात्मा गांधी का जो संदेश है वो आज भी कितना प्रासंगिक है और कितना शक्तिशाली सशक्त संदेश है कि आज पूरी दुनिया उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची है। बिल्कुल, अहिंसा की बात बापू ने हमेशा की। हमें जिस तरह से उनकी भूमिका हम सबके देश में रही है, राष्ट्र पे छाप रही है। अखिलेश, यहाँ पर यही बात, जिस तरह से घोषणा पत्र की भी बात हो रही थी और इसमें 9 बारी जिस तरह से आतंकवाद और 4 बार यूक्रेन का जिक्र हुआ है, और ये कहना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से बापू ने हमें अहिंसा का संदेश दिया, सिखाया। इसमें 2 वाक्य जो हैं ग्राफिक्स में भी हम लोग चला रहे थे कि रूस की मौजूदगी में और रूस की स्वीकृति से माना कि ये युग युद्ध का नहीं है। ये बहुत अहम वाक्य है, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, लेकिन ये माना रूस की मौजूदगी में। रूस हमारा पुराना पारंपरिक मित्र रहा है, अमेरिका से हमारी घनिष्ठ दोस्ती हो रही है, लेकिन ये माना गया इसमें साझा घोषणा पत्र में कि युग युद्ध का नहीं है। और रूस की तरफ से भी शायद ये एक एहसास है कि उसके द्वारा छेड़ी यूक्रेन पर युद्ध का आर्थिक असर दुनिया झेल रही है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं वाकई ये बहुत ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि जब इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्राध्यक्ष भारत की राजधानी दिल्ली में एकत्रित हुए हों और सब एक साथ राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। बापू को देखिए कितनी बड़ी श्रद्धांजलि, राष्ट्रपिता को एक साथ इतने राष्ट्राध्यक्षों की जो श्रद्धांजलि दी जा रही है वो अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। वीरेंद्र जी, आपको लाना चाहूँगा, हमने देखा है कि भारत के जहाँ जहाँ दूतावास हैं, कोशिश होती है कि वहीं पर उसके आसपास या और भी जगहों पर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा वो स्थापित हो। और हम देखते हैं कि जब भारत से बड़े नेता जाते भी हैं तो वहाँ पर वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में तमाम राष्ट्राध्यक्षों का दिल्ली में एकत्रित होना, राजघाट पर जाना, ये क्या संदेश दे रहा है? देखिए, बेमिसाल सीन है, ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। और ऑब्वियसली ये इंडिया का बहुत मोमेंट है, भारत मोमेंट है कि इतना शोकेस कर पाना। G20 की समिट में सारे नेतागण आए और मीटिंग में इकट्ठा हैं, राजघाट पे आए हैं। तो इंडिया की जो छवि है और इंडिया की इमेज है ग्लोबल स्टेज पे बढ़ी है और वक्त बहुत सही है। आई थिंक ऋषि सुनाक ने ये बात छेड़ी थी और मैं उससे पूरी सहमत हूं कि अगर ये समिट जो है वो 7-8 साल पहले हो रही होती तो वो मजा नहीं आता जो आज होने में हो रहा है, क्योंकि इंडिया की ब्रांड इक्विटी बहुत बढ़ गई है और एक राइट मोमेंट है
उसको एक्सेलरेशन के लिए और उसको उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो आप चारों तरफ से देखें, सब चीजें मिल मिला के एक इंडिया, एक उभरती पावर, और इंडिया की नॉट जस्ट पावर, शक्ति नहीं, बल्कि सॉफ्ट पावर, इंडिया की जो कल्चर है, इंडिया की रिचनेस है, इंडिया का थॉट प्रोसेस है, इंडिया की फिलॉसफी है, वैल्यूज हैं जिसका जिक्र आपने किया, वो सब कुल मिला के कंट्रीब्यूट कर रही है इंडिया की बढ़ती हुई छवि ग्लोबल स्टेज पे। जी शीतल जी, आप कैसे देखती हैं इन तस्वीरों को? बापू उनकी समाधि पर सारे राष्ट्राध्यक्ष जो यहाँ पर दिल्ली आए हैं, एकत्रित हैं, अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। महात्मा गांधी का शांति का, अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया में सब उसको मानते भी हैं, लेकिन जरूरत भी है कि उस संदेश पर दोबारा विचार किया जाए कि किस तरह से उसको हम अपने भूल गए हैं, उस रास्ते से भटक गए हैं। अखिलेश, आज के दौर में अगर आप जैसे बता रहे हैं कि बापूजी इससे ज्यादा प्रासंगिक कभी और नहीं थे, क्योंकि आप देखिए हमने वर्ल्ड को देखा है, वर्ल्ड वॉर के थ्रू गुजरते देखा है, शीत युद्ध हुए हैं, बहुत से रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, पर आज जो समय है उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेरिटोरियल सब तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं एक साथ चल रहे हैं। ऐसे में बापू को याद करना, उनका सत्य और अहिंसा का संदेश देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत की एक तरीके से वैल्यू सिस्टम को दिखा रहा है कि जो आज की नहीं, कि हम कल परसों से हमारे ध्यान में आया कि हम अहिंसा का संदेश दें, बापू है उससे पहले है, और ये सदियों से चली आ रही परंपरा, वैल्यूज जिसको हम बार बार कहते हैं, मूल्यों की बात करते हैं। और G20 के अंदर भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमारा फोकस जो है वो जस्टिस, इक्वालिटी, समानता, अधिकार और आप इंक्लूजन, इन मुद्दों की तरफ फोकस करेगा, जहाँ पे कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, कमिंग टुगेदर, सीइंग टुगेदर, कन्वर्जेंस, ये जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं ये रिवर्बरेट होंगे। इनकी गूंज जो है देशों के बीच में आनी चाहिए, क्योंकि कहीं आप अगर देखें पिछले 8-10 वर्षों में जो है कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है, मिलिट्री माइट है, उसकी कमी या उसकी जो परेशानियां हैं उससे जो आ रही हैं वो विश्वव्यापी हुई हैं। तो ऐसे में जो सही रास्ता है, जो कोऑपरेशन का रास्ता है, जो पूरे वर्ल्ड को एक सही दिशा दिखा सकता है, वो मार्ग है सत्य अहिंसा का, वो मार्ग है साथ चलने का, वो मार्ग है भागीदारी का, वो मार्ग है सहयोग का, सहिष्णुता का। तो ये सब जो मूल्य हैं वो कहाँ से आते हैं? भारत में बापू जो हैं वो एक सिर्फ भारतीय लेवल पर फेमस नहीं है, वो वर्ल्ड फेमस एक पर्सनालिटी है। हर जो कॉन्सुलेट है या एम्बेसी है वर्ल्ड ओवर, बापू का पुतला वहां पर है, बापू की मूर्ति स्थापित की गई है, बहुत से मुख्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बापू हैं। तो ये एक वैल्यू सिस्टम को दिखाता है, और सभी का साथ आना, उनको होमेज देना, उनके आदर्शों के ऊपर चलना, कहीं ना कहीं जो है ना, ये मैं कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि ये भारत के मूल्यों को, हमारे विचारधारा को, हमारी संस्कृति को, हमारी वर्ल्ड व्यू को, हमारी आउटलुक को दर्शाता है। तो ये बहुत ही अहम सीन जो है आप अभी टीवी पर देख पा रहे हैं जी। और देखिए दो बड़े वीरेंद्र जी, आप थोड़ी देर पहले चर्चा में आप बता रहे थे कि किस तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, अगले कई दशक तक माना जाए कि भारत को उसमें सफलता नहीं मिलेगी स्थायी सदस्यता लेने के लिए, क्योंकि जिस तरह की अड़चने हैं, हम जानते हैं कि P5 है, परमानेंट 5, उसमें सबको वीटो पावर है। अगर एक भी विरोध कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो फैसला नहीं हो सकता, और हम जानते हैं कि चीन तैयार नहीं होगा, कम से कम आज की जो परिस्थिति है उसमें चीन कभी तैयार नहीं होगा। तो क्यों ना इस G20 जैसे मंच को भारत अपने हितों को साधने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और अपनी जो धमक है वैश्विक मंच पर उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल करें? इसमें आखिर गलत क्या है? कूटनीति के तौर पर अगर आप देखें कि आपको एक हाई टेबल पर जगह नहीं दी जा रही, इसके बावजूद कि आप डिजर्व करते हैं, आप पूरा सहयोग करते हैं, संयुक्त राष्ट्र के हर मिशन में आप हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, आप आर्थिक मदद करते हैं, इसके बावजूद भी अगर आपको एक किसी देश के कारण, जिसे भारत ने ही सदस्यता दिलाई हो, वो अगर आज विरोध कर रहा है, तो क्या भारत के लिए ये जरूरी नहीं है कि अपना खुद का कोई विकल्प देखे? और आज खासतौर से तब जबकि एक ध्रुवी व्यवस्था नहीं है, अब बहुध्रुवी व्यवस्था है विश्व में। जी हाँ, ये बहुत अहम बात उठाई है आपने। मैंने उसकी तरफ संकेत किया था कि UN सिक्योरिटी काउंसिल, ये मेरा पर्सनल मानना है, भारत सरकार शायद ऑप्टिमिस्टिक है कि हो सकता है कुछ सालों में इस तरह से छवि बढ़ती रहे, तालमेल का जो इमेज है हमारी, उससे शायद हमारा कैंडिडेचर को स्ट्रेंथन होगा। बट मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास ऑप्शन क्या है?
अगर हम हाई टेबल पे बैठना चाहते हैं, अपना हक अदा करना चाहते हैं, रोल अदा करना चाहते हैं इंटरनेशनल स्टेज पे, तो हमारे लिए G20 के अलावा कोई और नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ से ये देखना पड़ेगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल धीरे धीरे इनइफेक्टिव होती जा रही है। और इनइफेक्टिव होने का एक सीधा रीजन ये है कि इट इज रिफ्यूजिंग टू अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजेस। जो डायनामिज्म है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वर्ल्ड में, वो वही पुराने ढपली पे चल रही है। तो पुराने ढपली पे जो चीजें चलती हैं या तो इनइफेक्टिव हो जाती हैं या बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। ऐसा देखा है हमने हिस्ट्री में। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अगर अपना रोल अदा नहीं कर पा रही है तो धीरे धीरे G20 नाउ ये पॉलिटिकल सिक्योरिटी इश्यूज को और ध्यान से देखना पड़ेगा, तब जो है G20 का रोल बढ़ेगा आगे। मुझे याद है जब फ्रांस इसका चेयरमैन था तो उनकी तरफ से कई सारे सुझाव आए थे कि पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इश्यूज को और मजबूती से पकड़ा जाए G20 में। और शायद हमने भी इसको तवज्जो नहीं दी और इसकी तरफ से ध्यान नहीं दिया। अब हमको देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये वैल्यूज की बात करना, साझेपन की बात करना, वसुधैव कुटुंबकम, ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन कई लोगों को एक गलत धारणा हो रही है इस डिस्कशन से कि नेशनल इंटरेस्ट इज अ डर्टी वर्ड। तो मैं इस बात को बहुत फर्मली कहना चाहता हूं कि नेशनल इंटरेस्ट इज नॉट अ डर्टी वर्ड। इनफैक्ट इट इज आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी कि हम नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करें। आपने सही बात की, लेकिन जो कोरोना का महामारी का जो काल था उसमें तो हमने देखा कि हर देश किस तरह से अंदर की ओर देखने लगा। जो ग्लोबलाइजेशन की बात थी वो तो एकदम से डीग्लोबलाइजेशन हो गया। हर देश चाह रहा था कि अपने हित देखे। हमने देखा कई देशों ने तो वैक्सीन तक देने से इनकार कर दिया। ये बात अलग है कि भारत सबसे पहले उसमें आगे आया था, लेकिन कई देशों ने तो वैक्सीन बनाने के लिए जो जरूरी सामान है वो तक नहीं दिया था। तो ये जो दुनिया एक दूसरी दिशा में जा रही है, ऐसे में तो भारत का महत्व काफी बढ़ जाता है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। नहीं, देखिए, हम वसुधैव कुटुंबकम इस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करना है, और नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू हमें एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में करना है, संकीर्णता से नहीं करना है। नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करते करते हमें दुनिया का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं जहां पे कलेक्टिव जो है इंटरेस्ट को परस्यू करने की जरूरत है। कोरोना के वक्त में अगर हम नेबरिंग कंट्रीज का ध्यान नहीं दें तो वहां से कोरोना फिर से वापस आ जाएगा हमारे पास। तो ये एक समझदारी से काम करना है कि जिसमें ग्लोबल गुड नेशनल इंटरेस्ट से फर्क नहीं है। इन द लॉन्ग टर्म ग्लोबल गुड impinges on our national interest, is consolidates our national interest। तो ये अगर समझ है और हम लॉन्ग टर्म में सोचने लगे। जी, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, उसको ध्यान में रखना ही है, और फिर विश्व के प्रति हमारा जो दायित्व है उसको भी हम निभा रहे हैं।